Hi everybody. Today we are going to discuss about the epilepsy. मिर्गी का दौरा. देखिए ये होता क्या है? मिर्गी का दौरा हम किसको कहते हैं? ये आपका जो epilepsy है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से रिपीटेड सीजर यानी कि बार बार जो है वो आपका दौरे पड़ते हैं. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब यानी कि रिलेटेड टू द नर्व्स या नसों से संबंधित एक बीमारी है, एक परेशानी है जिसकी वजह से बार बार दौरे पड़ते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एपिलेप्सी का नाम देते हैं. ये एपिलेप्सी जो होती है ये किसी भी एज ग्रुप पे हो सकती है. बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है, बूढ़ों में भी हो सकती है, मेल में भी हो सकती है और फीमेल के अंदर भी हो सकती है. इंडिया के अंदर तकरीबन 1000 में से 5 केसेस जो है वो आपका एपिलेप्सी के देखने को मिल जाते हैं. व्हाट हैपन्स? देखिए इसमें होता क्या है. इसमें देखिए ब्रेन जो आपका होता है, दिमाग जो आपका होता है, ये दिमाग जो है आपका बहुत सारे लाखों करोड़ों वायर्स यानी कि नर्व्स के जरिए बना हुआ होता है. जैसे आप इस तरह से देखिए ये हमारा ये हमारा ब्रेन है. इसके 2 पार्ट होते हैं. ब्रेन के 2 पार्ट जो है आपका होते हैं. ये आपका ब्रेन है और ये लाखों करोड़ नर्व्स के जरिए बना हुआ है. जैसे बिजली के तारों का गुच्छा होता है. बिजली के तारों का गुच्छा होता है. यहां पर आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं. ये देखिए ये हमने बिजली के बहुत सारे तार लिए हैं. ये आपका मुख्तलिफ किस्म के कई तरह के तार हैं, यानी कि बहुत सारे तारों का, लाखों करोड़ों तारों का गुच्छा होता है जिनके ऊपर एक शीट चढ़ी हुई होती है जिसको माइलिन शीट कहते हैं. माइलिन शीट कहते हैं. तो इसी तरह से जैसे यहां पर इन वायर्स के ऊपर ये प्लास्टिक चढ़ी हुई है, वायर्स के ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ी हुई है, तो बिल्कुल उसी तरह से नर्व्स के ऊपर भी एक माइलिन शीट चढ़ी हुई होती है. अगर आप सपोज करिए इन वायर्स में जो प्लास्टिक इसमें चढ़ी हुई है इसके ऊपर कोई कट लग जाए, इनमें कोई कट लग जाता है तो तार नंगा हो जाता है. और तार नंगा होने पर जब वो नंगे तार जो है आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो एक स्पार्क होगा, चिंगारी सी उठेगी, एक ब्लास्ट जैसी चीज होगी. तो सेम इसी तरह से ब्रेन में भी आपके जो नर्व्स हैं उनके ऊपर जो माइलिन शीट चढ़ी हुई है, उनके डैमेज होने पर और वो आपस में यानी कि जो जहां से माइलिन शीट हट गई है वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं. वो कोई भी वजह हो सकती है. उनके आपस में टकराने पर वहां पर जो है एक स्पार्क होगा, एक समझिए ब्लास्ट होगा. तो उसी से आपका जो है दौरा एपियर होगा, उसी से सीजर एपियर होगा. तो उसी सीजर को हम क्या कहते हैं? एपिलेप्सी का नाम देते हैं. देखिए नॉर्मली जो उन वायर्स के अंदर, उन नर्व्स के अंदर जो आपका करंट दौड़ रहा है, समझिए आप इस तरह समझ सकते हैं कि उनके अंदर जो सेंसेशन दौड़ रही है या करंट दौड़ रहा है वो 15 से 20 माइक्रोवोल्ट का होता है जनरली. लेकिन जब माइलिन शीट डैमेज हो जाती है, माइलिन शीट जैसे मैंने बताया नर्व्स के ऊपर एक कोटिंग होती है और वो आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ने से कोई परेशानी नहीं होती है, एक दूसरे से टच नहीं होती है. यानी कि टच भी अगर होगी तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन अगर डैमेज होगा तो इलेक्ट्रिक वायर की तरह, जैसे मैंने बताया कि जहां से वायर नंगा होगा वो आपस में नंगे तार अगर छू जाएंगे तो उस वक्त इसमें क्या होता है कि आपका जब स्पार्क होता है तो ये स्पीड इंक्रीज हो जाती है और ये 200 से 300 माइक्रोवोल्ट तक चली जाती है और एपिलेप्सी प्रोड्यूस करती है. तो वहां पर मिर्गी का दौरा पड़ता है. कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी. नंबर 1, इसकी वजह क्या हो सकती है? नंबर 1 आता है जेनेटिक. देखिए यानी कि पैदाइशी बच्चा लेकर पैदा होता है, तो हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन देखने में आता है कि 1/4 केसेस जो है वो आपका जेनेटिक हो सकते हैं. और उसमें अगर मां पहले अफेक्टेड थी तो उनके अंदर जो है, उन बच्चों के अंदर जो है इसके चांसेस जो है वो आपका बढ़ जाते हैं. नंबर 1. नंबर 2, एनी टाइप ऑफ ट्रॉमा यानी कि एनी टाइप ऑफ हेड इंजरी, सर में कोई भी चोट लगने पर वहां पर ब्लड क्लॉट हो सकता है या जर्क लग सकता है, तो उस सूरत में भी एपिलेप्सी अपियर हो सकती है. नंबर 3, लो ऑक्सीजन लेवल ड्यूरिंग बर्थ. बच्चे की पैदाइश के वक्त जो है बच्चे के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो, तो उस सूरत में भी ऐसी कंडीशन बन सकती है. नंबर 4, न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस. देखिए न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस जो है ये आपका एक वर्म इन्फेस्टेशन होता है. या आप ऐसे समझिए कीड़ों का एक तरह के अतिक्रमण होता है या कीड़ों का संक्रमण होता है. वर्म्स इन्फेस्टेशन होता है कि आपके ब्रेन के अंदर जो है वो आपका वर्म्स पहुंच जाते हैं और फिर वो एक जगह किसी के
किसी एक जगह पर कलेक्ट होकर एक नोड जैसी चीज बनाते हैं, गांठ जैसी चीज बना लेते हैं, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस कहते हैं। और वो नोड जैसी जो चीज बनी है, वो गांठ जैसी जो चीज बनी है, वो आपके ब्रेन को कंप्रेस करती है। तो जब भी वो कंप्रेस करेगी तभी जो है वो दौरा पड़ेगा, इपिलेप्सी का दौरा पड़ता है, इपिलेप्टिक अटैक जो है वो उसको पड़ता है। ब्रेन ट्यूमर, यानी कोई ब्रेन ट्यूमर अगर है तब भी इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, हेमरेजिक क्लॉट, जैसे अभी मैंने आपका बताया कि कोई ट्रॉमा हुआ, चोट लगी, हेड इंजरी हुई, तो उस कंडीशन में इंटरनल ब्लीडिंग हुई और ब्लीडिंग फिर जो है वो यानी कि जो ब्लड है वहां पर बहा है वो क्लॉट हो गया है, और उसके क्लॉट होने पर वो कंप्रेस कर देता है ब्रेन को, तो उस सूरत में भी ये कंडीशन पैदा हो सकती है। स्ट्रोक की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक इंबैलेंस स्पेशली सोडियम का लेवल कम होने की वजह से भी ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है। नेक्स्ट, एबनॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, जब ब्लड शुगर लेवल एबनॉर्मल हो जाता है तो उस कंडीशन में भी एपिलेप्सी के दौरे पड़ सकते हैं। नंबर 10 आता है आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, स्पेशली फीमेल्स के अंदर जब देखिए एडल्ट होती है फीमेल, उसमें ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, तो उस कंडीशन में हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से भी इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। तो इसलिए फीमेल की काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए, खासतौर से जब वो प्रेग्नेंट हो। नेक्स्ट जो है आपका आता है हाई ग्रेड फीवर। देखिए जो 5 साल तक के बच्चे हैं तकरीबन, तो उनमें अगर बुखार बहुत ज्यादा तेज हो जाता है तो उसकी वजह से मेनिंजीज के ऊपर इन्फ्लामेशन आ जाती है, और मेनिंजीज के ऊपर इन्फ्लामेशन आने से वहां पर जो है ब्रेन के ऊपर कंप्रेशन पड़ता है, तो उस कंप्रेशन की वजह से उन बच्चों के अंदर जो है वो रिपीटेड अटैक्स जो है वो पड़ते रहते हैं एपिलेप्सी के। वहां पर इस तरह के केसेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आता है फेजेस। देखिए इसकी कौन कौन सी फेज होती है। नंबर 1, टॉनिक फेज, यानी कि जब अटैक हो रहा है तो जिस्म अकड़ जाए, तो उस फेज को हम क्या कहते हैं, टॉनिक फेज कहते हैं। दूसरी फेज है आपका क्लोनिक फेज, यानी कि जब हाथ पैर हिलने लगे, हाथ पैरों के अंदर बहुत ज्यादा शिवरिंग होने लगे, तो वो कंडीशन जो है वो फेज जो है आपका क्लोनिक फेज कहलाती है। और बहुत सी जगह पर कंबाइन होता है, यानी कि टॉनिक भी और क्लोनिक भी, यानी कि हाथ पैर हिलते भी और बाद में वो पूरी तरह से अकड़ भी जाते हैं, तो वो टॉनिक एंड क्लोनिक फेज जो है आपका कहलाती है। और एक जो है एब्सेंस सीजर भी देखने को मिलता है, यानी कि आदमी बैठा है, काम कर रहा है, करते करते रुक जाता है, या बच्चा पढ़ रहा है बैठा हुआ, पढ़ते पढ़ते वो जो है अचानक रुक जाता है और पता नहीं क्या सोचने लगता है, और फिर वो जो पढ़ा है उसमें सब भूल जाता है। तो इस तरह के रिपीटेड अटैक्स जब हो रहे हैं तो उनको हम आपका एब्सेंस सीजर का नाम देते हैं। उसके बाद आता है साइंस एंड सिम्टम्स, यानी कि वो कौन से लक्षण हैं जिनके जरिए आप पहचान सकते हैं कि ये आपका इपिलेप्सी हो सकती है, मिर्गी का दौरा हो सकता है। जैसे नंबर 1, फॉल डाउन इमीडिएटली, अचानक आदमी खड़ा है और खड़े खड़े जो है वो एकदम से नीचे गिर जाए। फ्रॉथ फ्रॉम माउथ, और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। नंबर 3, जर्क्स और स्टिफनेस इन हैंड्स एंड फीट, हाथों पैरों के अंदर वो झटके से लगने लगे और हाथ पैर जो है कड़े हो जाएं, तो उस सूरत में भी इपिलेप्सी के चांसेस होते हैं। बिटन टंग, यानी कि जबान जो है वो आपका दांतों के नीचे आकर कट सकती है। लीकिंग ऑफ यूरिन, कभी कभी देखने में आता है कि उसके स्टूल या यूरिन जो है वो आपका, स्पेशली यूरिन जो है वो आपका पास हो जाता है, लीक हो जाता है, निकल जाता है। उसके बाद शिवरिंग ऑफ हैंड, टीथ एंड जाज, यानी कि हाथों के अंदर शिवरिंग, दांतों का इस तरह से बजना, और जो है जबड़ा जो है वो आपका शिवर करना, यानी कि कपकपाना। और अनकॉन्शियसनेस, कभी कभी देखने में आया कि बेहोशी भी इसमें आ जाती है। इमीडिएट शॉक्ड, अचानक आदमी एकदम से गुमसुम हो जाता है, इमीडिएट शॉक्ड, अचानक एकदम से गुमसुम हो जाता है। फॉरगेटन द वे, जा रहा है चलते चलते अचानक शॉक्ड हुआ और रास्ता जो है वो भूल गया, रास्ता भी भूल सकता है। नंबनेस इन हैंड और ऑन फेस, हाथों पैरों के अंदर जो है, यानी कि हाथों के अंदर चेहरे पर जो है आपका सुइयां से चुभने का एहसास भी पेशेंट को जो है वो होता है। ट्विचिंग इन फेस, यानी कि चेहरा जो है वो आपका ऐंठ जाता है, फेस जो है वो ऐंठ जाता है। तो ये आपका जो है साइन एंड सिम्टम्स। सवाल आता है कि क्या ये कंट्रोल हो सकता है? तो देखिए इसमें अक्सर देखने में आता है, मोस्ट केसेस जो है आपका, मेजोरिटी ऑफ केसेस जो है वो ऐसे होते हैं जो 15 से 20 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिक ठीक। इसलिए अगर वो हाथ पैर मार रहा है कोई बात नहीं, मारने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए, 15-20 सेकंड के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा ऑटोमेटिक। या
इफ अनकॉन्शियस, अगर वो बेहोश हो गया है तो वहां पर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी 5 से 10 मिनट के अंदर जो है वो ऑटोमेटिक कॉन्शियस हो जाएगा, यानी कि उसको दोबारा से होश आ जाएगा। प्रिकॉशंस, देखिए इपिलेप्सी के पेशेंट में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो नंबर 1 पर आता है इफ पेशेंट सिट, अगर मरीज बैठा हुआ है और अचानक उसको दौरा पड़ता है तो उसको लिटा दीजिए, क्योंकि अगर वो बैठा रहा और अचानक दौरा पड़ा तो उस दौरे की कंडीशन में वो नीचे गिर सकता है, बराबर में कोई मेज वगैरह है या कोई दूसरी चीज है वो उससे सर लग सकता है, यानी कि उसको फिर सेकेंडरी इंजरीज भी कोई अपेयर हो सकती है, दूसरी चोटें उसको लग सकती है। तो इसलिए बैठा है तो उसको उठा के लिटा दीजिएगा। नंबर 2, लाइंग इन टॉन्सिलर पोजिशन या यूनिलेटरल पोजिशन, पेशेंट को हमेशा जो है इपिलेप्टिक पेशेंट को जब दौरा पड़ा है तो आप उसको सीधे के साथ लिटाने के साथ साथ उसका मुंह किसी एक साइड कर दीजिएगा, ताकि जो है उसके मुंह के अंदर कोई झाग वगैरह अगर जो निकल रहा है वो आसानी से बाहर गिर सके, या उसको करवट के एक बल लिटा दीजिएगा, जो उसके मुंह के अंदर मौजूद चीज हो, झाग वगैरह या कोई फूड वगैरह या कोई पानी वगैरह है तो वो साइड से निकल जाए। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि वो चीज जो उसके मुंह के अंदर थी वो पीछे सांस के रास्ते में जा सकती है और सांस के रास्ते को ब्लॉक कर सकती है, तो उसकी दम घुटने से मौत हो सकती है। डोंट पुट एनी स्पून और माउथ गैग, ऐसे पेशेंट को जब दौरा पड़ा है तो उस सूरत में उसके मुंह के अंदर कोई जबरदस्ती चीज मत ठूसिए, जैसे चम्मच वगैरह उसको एकदम से मत ठूसिए, या कोई मोटा कपड़ा वगैरह उसके मुंह के अंदर मत डालिए, तो उससे भी उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी पासेज, हवा का रास्ता, सांस का रास्ता ब्लॉक हो सकता है, तो उससे भी फिर उसकी दम घुटने से मौत हो सकती है। हाँ, अगर ऐसे पेशेंट को सीवरिंग हो रही है, दांत बज रहे हैं उसके, तो उस सूरत में खतरा होता है कि जबान ना कट जाए, तो उस सूरत में एक हल्का सा रुमाल का पीस जो है दांतों के यहां बीच में थोड़ा सा ऐसे फंसा दीजिए, ताकि जो है साइड से हवा वगैरह वो जो है जाती रहे, अदरवाइज जो है उससे भी दांतों के कटने का खतरा रहेगा। अगर पेशेंट को जो है अगर पेशेंट को अटैक आया है तो उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए, उसको दौरा पड़ रहा है पड़ने दीजिए, तकरीबन 15 से 20 सेकंड के अंदर वो दौरा अपने आप खत्म हो जाएगा, या अगर वो बेहोश भी हो गया है तो 5 से 10 मिनट के अंदर वो खुद ब खुद होश में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कि ऐसे मरीज के साथ दौरे को रोकने के लिए कोई जबरदस्ती मत कीजिएगा, उसके जबरदस्ती हाथ पैर मत पकड़िएगा, क्योंकि दौरा तो उसको पड़ ही रहा है और आपके प्रेशर से या आप जो उसके ऊपर जोर अप्लाई करेंगे तो उससे उसको दूसरी चोटें आ सकती है, जैसे बोन का फ्रैक्चर होना, हड्डी फ्रैक्चर भी हो सकती है। तो इसलिए उसके साथ कोई जबरदस्ती या कोई सख्त काम उसके साथ, सख्ती उसके साथ बिल्कुल मत करिए। ये श्योर कर लीजिएगा कि उसके आसपास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे वो जख्मी हो सकता है या कोई उसको नुकसान पहुंच सकता है, अगर वो कोई चीज है तो उसको हटा दीजिए। ऐसे पेशेंट को कभी भी जो है वो अकेले ड्राइविंग करने की इजाजत मत दीजिए, ड्राइविंग उससे मत कराइए, क्योंकि ड्राइविंग करते वक्त भी अगर कभी अचानक ऐसा हुआ तो उससे भी खतरा पैदा हो सकता है और बजाय फायदे के नुकसान हो सकता है। ऐसे पेशेंट को हमेशा आग और पानी से दूर रखें, या शार्प चीज उसके पास ना रहने दें, कोई चाकू वगैरह, आग और पानी से दूर रखें। तो अगर उसको अचानक दौरा वगैरह पड़ता है तो वो पानी में गिर सकता है, आग में गिर सकता है, तो उसको उससे अलग रखें। हमेशा इपिलेप्सी के पेशेंट के साथ ठंडा व्यवहार करें, यानी कि शालीन व्यवहार करें, और उसके साथ जो है वो हमेशा कूल और शांत रहे। अगर दौरा पड़ा है और उस सूरत में उसने टाइट कपड़े पहन रखे तो सबसे पहला काम होना चाहिए उसके कपड़ों को लूज कर दीजिएगा, ताकि जो है हवा वगैरह जो है उसके शरीर को लग सके और उससे जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर उसके मुंह के अंदर कोई फूड या पानी वगैरह मौजूद है तो उसकी पोजीशन को बदल दीजिए, उसको थोड़ा सा रोल कर दीजिएगा, ताकि जो है वो निकल के चीज बाहर आ जाए, अदरवाइज जो है उसके रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक होने का खतरा रहेगा, यानी कि सांस लेने का रास्ता बंद होने का खतरा रहता है। इपिलेप्टिक अगर फीमेल है और वो प्रेग्नेंट हो रही है तो उसकी जो है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग जरूर करें और उसको थोड़ा समझाएं। तो प्री काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है किसी भी ऐसी औरत की जिसको जो है आपका इपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं। ट्रीटमेंट पर जब हम आते हैं, देखिए इपिलेप्सी का ट्रीटमेंट जो है वो 1-2 दिन का नहीं होता है, बल्कि तकरीबन 2 से 3 साल तक उसका लंबा ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है। अगर आप मॉडर्न में या एलोपैथ में यकीन रखते हैं, एलोपैथ से उसका इलाज कराना चाहते हैं, तो आप जो है उसको एप्टोन
या आपका फेरेप्टाइन नाम की टैबलेट्स आती हैं, वो 100 mg में आप जो है TDS सुबह दोपहर शाम उसको दे सकते हैं। आयुर्वेदिक तौर पर अगर आप देना चाहें, अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में बिलीव रखते हैं, तो हिमालय कंपनी की एक मेंटेट टैबलेट आती है और इसी नाम से उसका एक सिरप भी आता है, यानी कि मेंटेट से। अगर आप टैबलेट दे रहे हैं तो आप जो है सुबह शाम 2-2 गोली उसको दे सकते हैं पेशेंट को, और अगर सिरप फॉर्म में दे रहे हैं तो उसके साथ वैद्यनाथ की ब्रह्मी टैबलेट जरूर लगा दें, तो उससे उसको बहुत तेजी के साथ फायदा मिलेगा। यूनानी के तौर पर, अगर आप यूनानी के तौर पर उसका इलाज करना चाहते हैं, अगर आप यूनानी पर बिलीव करते हैं, तो यूनानी में एक खमीरा आता है जिसको कहते हैं खमीरा गाउजबा अम्बरी ऊद सलीब वाला। खमीरा गाउजबा अम्बरी ऊद सलीब वाला, ये जो है आपका सुबह के वक्त खाली पेट 5 ग्राम अर्के गाउजबा या दूध के साथ, अर्के गाउजबा या दूध के साथ उसे सुबह खाली पेट 5 ग्राम दीजिए, उससे उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ जो है आप उसको सुबह शाम हब्बे-सुरा नाम से टैबलेट आती है, हब्बे-सुरा के नाम से गोलियां आती हैं, वो जो है आप जो है सुबह और शाम जो है उस पेशेंट को दीजिए। किसके साथ? अर्के गाउजबा के साथ या मिल्क के साथ, तो उसको काफी रिलीफ मिलेगा। ये था हमारा आज का लेक्चर एपिलेप्सी। अगर इसमें से कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।